हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात। तो हमने पद्य खंड से दो लेसन को रीड कर लिया है। अब गद्य खंड से बाजार दर्शन आज पढ़ेंगे। इनके लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। तो किसी कवि का परिचय देने के पहले उनका व्यक्तिगत परिचय जान लेना आवश्यक है। तो हम इनके जीवन परिचय के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। तो जैनेन्द्र जी का जन्म अलीगढ़ में सन 1905 में हुआ था। हस्तिनापुर में गुरुकुल में आपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की तथा उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से ग्रहण की। गांधी जी से प्रभावित होने के कारण सन 1921 में पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उस समय भी जो कवि रहते थे वो असहयोग आंदोलन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको प्रभावी साहित्य सेवा स्वरूप सन 1984 में भारत भारती सम्मान से अलंकृत किया गया। भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। 1990 में आपका निधन हुआ, है ना। ये इनका व्यक्तिगत परिचय है। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, दो चिड़िया, फांसी, नीलम, देश की राजकन्या, पाजेब, है ना। ये फिर कहानी संग्रह में आएगा। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय, अप्रेय, सोच विचार, समय और हम। ठीक है। तो एग्जाम में प्रमुख रचनाएं और उनकी शैली क्या थी, ये दो इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप रचनाओं को याद रखेंगे और उनकी जीवन शैली वो जो लिखे थे उसमें क्या क्या शैली की विशेषताएं हैं ये पूछा जाता है। अब इनकी साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित आपका स्थान है। हमारे हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानीकार कौन रहे? प्रेमचंद। उनके बाद दूसरे नंबर में जैनेन्द्र जी का नाम आता है। आपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का परिवर्तन किया है। कथाकार होने के साथ साथ आपकी पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही है। अति सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में आपने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की भी कोशिश की है। गांधीवाद से प्रभावित होने के कारण इनकी रचनाओं में स्पष्ट गांधीवादी चिंतन भी दिखाई देता है ना। इसके बाद इनकी भाषा शैली बताएंगे। इनकी भाषा शैली सरल, सहज और विषयानुकूल है, जो पाठकों को पढ़ने में रोचक लगता है ना। आप पाठकों को बांध कर रखते हैं। आपने तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग अत्यंत सहजता से किया है तथा भाव की स्पष्टता और सहजता के लिए अंग्रेजी, उर्दू, फारसी शब्दों का भी बेझक प्रयोग किया है। तो ये इनका परिचय है। इस लेसन में बाजार दर्शन के बारे में बताया गया है, उसको हम बताएंगे। लेखक ने इसमें बाजार दर्शन का बहुत ही सुंदर विवरण किया है। लेखक ने उपभोक्तावाद को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। लेखक के एक मित्र बाजार में मामूली सी चीज लेने के लिए गए थे, किंतु बाजार की जगमगाहट देखकर वे अनेक चीजें ले आए। आपके साथ भी ऐसा होता ना, आप सोच कर नहीं गए रहोगे तो बहुत सारी चीजें अपन अनावश्यक रूप से खरीद लेते हैं। वैसे इनके मित्र के साथ होता है। सारा दोष वो अपनी पत्नी पर लगा दिया। लेखक के अनुसार यह सारा दोष केवल पैसे की गर्मी का है। उनके मित्र क्या कहते हैं? मेरी पत्नी ने बहुत सारा सामान खरीदने के लिए मुझे विवश किया। पर लेखक का क्या मत है इसमें? वो कहते हैं केवल पैसे तुम्हारे पास ज्यादा थे, पैसे की गर्मी के कारण ही तुमने बहुत सारे अनावश्यक सामान खरीदे। कुछ लोग बुद्धि और संयम से काम लेते हुए पैसों को जोड़कर ही गर्व अनुभव करते हैं। लेखक ने अपने दूसरे मित्र के बारे में यही अनुमान लगाया है ना। कुछ लोगों का कहना है जैसे हम 2000 रुपये दिए लेके जाते हैं तो कोई पूरा खरीद कर सामान लाता है, पूरा पैसे अपने खर्च कर डालता है। पर कुछ लोगों की आदत रहती है कि बाजार में दर्शन करने जाते हैं, क्या क्या चीजें हैं, और 500-1000 रुपये की ही चीज खरीद कर लाते हैं। तो ये इसको जैनेन्द्र जी ने बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है। तो उनका दूसरा मित्र क्या करता है? सिर्फ बाजार में सामान लाकर देखता है कि क्या क्या चीजें नहीं आई है और वो उसके हिसाब से खुश हो जाता है और कुछ खरीदारी नहीं करता है। परचेसिंग पावर के हिसाब से ही खुश है वो, है ना। इस प्रकार वह भी उपभोक्तावाद के शिकार हैं। तो जैनेन्द्र जी ने उपभोक्तावाद को दो रूप में प्रस्तुत किया है।
एक पैसे की गर्मी के कारण बहुत सारा सामान खरीदता है और दूसरा बाजार देखकर ही खुश है। अब बाजारवाद का प्रभाव बताए गए हैं। बाजारवाद अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेखक के मित्र ने भी बाजार की चकाचौंध को भी दोषी माना है। बहुत सारी चीज को अपन को नहीं लेना है, फिर भी अपन क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं चकाचौंध के कारण, है ना। जो लोग इस चकाचौंध के शिकार हो जाते हैं वे बुरी तरह फंसकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है कि लेखक का एक मित्र बाजार की चकाचौंध में इस प्रकार फंसा कि दिन भर घूमने के बाद भी बाजार से कोई वस्तु नहीं खरीद पाया। दूसरा दोस्त है वो समझ नहीं आया कि कौन सी सामान मुझे खरीदनी है। इसका कारण उसने लेखक को बताया कि बाजार में सभी कुछ उसे पसंद तो आया, किंतु वह कोई भी एक दो वस्तु ही लाता तो अन्य वस्तुओं को छोड़ना पड़ता। वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए कुछ भी नहीं खरीद पाया। आप कभी कभी कपड़ा खरीदने मार्केट जाते हैं तो क्या होता है, सभी अच्छे लगते हैं, किसको छोड़ूं किसको खरीदूं, उस चक्कर में अपन कुछ भी नहीं खरीद पाते। वैसे दूसरे दोस्त के साथ होता है इसमें, है ना। वो कहता है कि मुझे कुछ छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। इसका अर्थ लेखक ने यह निकाला कि यदि हमें अपनी आवश्यकता का पता नहीं है तो हम यह निर्णय नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। इसलिए मार्केट जाने के पहले आपको सूची बना लेनी चाहिए कि हमें क्या चीज खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। अब बाजार का जादू और लेखक की राय। लेखक ने क्या राय दिया है, बाजार तो अपना जादू दिखाएगा ही, है ना। बाजार वाले दुकान वाले सजा कर रखते हैं, तो उसमें लेखक अपनी क्या राय दे रहा है। लेखक के अनुसार बाजार का जादू और भरी जेब दोनों पर चलता है। यदि जेब खाली है और मन भरा हुआ नहीं है तब भी बाजार अपनी ओर खींचता है। यदि जेब भरी हुई है तो खरीदारी भी आप खूब करेंगे, परंतु व्यर्थ की। अंततः यह आपके सुख की तुलना में दुखदायी अधिक होगी। व्यर्थ की चीजों की खरीदने से बाजार का जादू ज्यादा प्रभावी होता है ना। बाजार वाले जानबूझकर ही सजा कर रखते हैं, क्योंकि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक नासमझ और एक बुद्धिमान। तो नासमझ लोगों के कारण ही बाजार वाले उसका फायदा उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं। लेखक के अनुसार आपको बाजार तभी जाना चाहिए जब आप निर्णय ले चुके हो कि आपको क्या खरीदना है। मन को बलपूर्वक दबाना भी उचित नहीं है ना। आपके पास पैसा है और मन को आप कचोट रहे हो कि नहीं मुझे नहीं खरीदना है, तो वो भी गलत है। आपकी आवश्यकता है तो बाजार अवश्य जाइए। मन को इतनी भी छूट न हो कि आप ही उसके पीछे चलने लगे। बाजार जाने के पूर्व मन को दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। इससे व्यक्ति बाजार के चकाचौंध से अपने आप को बचा पाएगा, है ना। आप में इतना बुद्धिमानी होनी चाहिए, आपने आप में इतना विश्वास होना चाहिए कि बाजार वाला मुझे कितना भी लुभाए कितना भी प्रदर्शन करे मैं इसमें फंसूंगा नहीं, है ना। तो आपको सोच समझ कर बाजार जाना है, अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए बाजार जाइए। अब लेखक का कहना है कि जीवन को श्रेष्ठता से जीने की कला आनी चाहिए आपको। जीवन तो जीते हैं पर उसमें क्या होना चाहिए, श्रेष्ठता पूर्वक कैसे अपन जीवन जिए, ये कला आपको आनी चाहिए। लेखक के अनुसार व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित कर जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार कर लेना चाहिए। इसमें एक आदमी है चूर्ण बेचने वाला, है ना, उसका नाम भगत जी था। भगत जी का चूर्ण इतना लोकप्रिय है कि यदि वे व्यावसायिक दृष्टि से बेचते तो माला माल हो जाते। किंतु भगत जी निश्चित समय पर अपने घर से निकलते थे और जब तक उनकी चूर्ण की बिक्री से 6 आने की कमाई हो जाती थी तभी तक वे चूर्ण बेचते थे। उनको एक था चूर्ण बेचने के लिए कि मुझे 6 रुपये तक इसकी कमाई करना है ना। घर से वो सोच कर निकलते थे 6 आने की जैसी बिक्री होगी उसके बाद वो क्या करते थे, पूरे चूर्ण को बच्चों में बांट देते थे। उन्होंने कभी ज्यादा कमाई की भी नहीं सोची। भगत जी भले ही अक्षर ज्ञान शून्य हो किंतु लेखक उन्हें विद्वान मानता है। भगत जी को बाजार का चकाचौंध भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती क्योंकि वे विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाला व्यक्ति है। अब लेखक ने बाजार के सार्थकता पर अपना विचार बताया है। लेखक के अनुसार बाजार की सार्थकता वही व्यक्ति दे पाता है जिसे यह पता होता है कि उसे कब क्या और कितना खरीदना है। अनावश्यक वस्तुएं खरीदने वाला व्यक्ति परचेसिंग पावर के गर्व में बाजार की शैतानी शक्ति और व्यंग शक्ति को ही बढ़ावा देता है। लेखक ने अपने दोनों मित्र के उदाहरण दिए हैं। वे बताते हैं कि जो अर्थशास्त्र केवल बाजार का पोषण करता है वह अनीति शास्त्र है। वह उपभोक्तावाद को दुख, गरीबी और ईर्ष्या ही देता है। ऐसे बाजारवाद को लेखक गलत मानता है। ऐसे में लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता है
अपितु पोषण और कपट को बढ़ावा मिलता है। इसलिए कवि ने क्या कहा है कि मनुष्य को सोच समझ कर ही, है ना, जीवन जीने की श्रेष्ठ कला को साबित करते हुए आपको खरीदारी करनी है। अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, मैं उसे विस्तार से थोड़ा समझाना चाहूंगी आपको। पहला क्वेश्चन, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो पहले हम जादू किसे कहते हैं इसके बारे में बताती हूँ आपको। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य उसकी ओर आकर्षित होता है। उसे लगता है कि मैं यह भी सामान ले लूं। उसे सभी वस्तुएं आकर्षक और अनिवार्य बढ़ाने वाली मालूम होती है। ये क्या कहलाया? बाजार का जादू है। अब उतरने पर मनुष्य पर इसका क्या क्या असर पड़ता है? मनुष्य पर बाजार के जादू उतरने पर यह प्रभाव पड़ता है कि फैंसी चीजों की बहुलता उसके आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल उत्पन्न करती है। उसे लगता है कि इसमें थोड़ी देर गर्व जरूर महसूस होता है, परंतु उसे अभिमान की गिल्टी और खुराक ही मिलती है ना। चौकाचौंध में वो लेता है, पर आने पर पता चलता है कि वो ज्यादा उपयोगी नहीं है और उसका पैसा भी व्यर्थ हो गया। इस प्रकार उसे बाजार का उतरना कहा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? कि आपकी नजर में उसका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? हो सकता है ना। तो उसमें भगत जी के बारे में क्या बताया गया है कि वह बाजार की चकाचौंध का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह खुली आंख, तुष्ट मन और मग्न भाव से बाजार के चौक से चले जाते हैं। वे एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर जाते हैं क्योंकि उनको केवल जीरा और नमक खरीदना होता है, क्योंकि चूर्ण बनाने के लिए नमक और जीरे की आवश्यकता होती थी। तो पंसारी की दुकान जाते समय अगल बगल कुछ सामान देखते नहीं थे। वे अपनी आवश्यकताओं को भली भांति जानते हैं। उनके व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू पाठ में उजागर हुआ है ना। मतलब उनको पता है कि मुझे क्या चीज खरीदना है, और बाजार में जो चकाचौंध है वो क्या है? फालतू है, जो उनकी काम की चीजें नहीं है। इसलिए वो निश्चय कर घर से निकलते थे। निश्चित रूप से उनका आचरण बाजार से शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। ऐसे आचरण वाले व्यक्ति बाजार से लाभ उठा सकते हैं और बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। इससे आपसी सद्भावना उभरती है और मानवीय गुणों का विस्तार होता है। आप में भी ये गुण आना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा सार्थकता, बाजार की सार्थकता किस में है? तो बाजारूपन किसे कहेंगे? जो कपट को बढ़ावा देना ही बाजारूपन का अर्थ कहलाता है। इसके बढ़ने से परस्पर सद्भावना में कमी आ जाती है। इससे मनुष्य आपस में भाईचारा, प्रेम, मित्र, पड़ोसी नहीं रह पाते हैं। आसपास की दुकानों में क्या होता है? प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। वो ये सामान रखा है तो और उससे अच्छा रखेगा, वो ज्यादा कीमत में बेच रहा है तो कम कीमत में बेचेगा, या क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं रहेगी, है ना। तो इस प्रकार प्रतिस्पर्धा आपस में होने से क्या होता है? आपस में भाई भाई, मित्र मित्र नहीं रह पाएंगे। वे आपस में केवल ग्राहक और विक्रेता की तरह व्यवहार करते हैं। इसमें एक की हानि, दूसरों को अपना लाभ दिखाई देता है। बाजारूपन होने के कारण जो दुकानदार है वो अपना अधिक से अधिक लाभ देना चाहता है, भले ही ग्राहक को उसमें नुकसान हो। बाजारूपन में शोषण अधिक और आवश्यकताओं का आदान प्रदान कम होता है। बाजार की सार्थकता के लेखक के विचार से वे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं जो अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करते हैं, है ना। यदि इस हम बाजार की चकाचौंध में फंस कर रह गए तो असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर बेकार बना डालती है। अतः बाजार की सार्थकता कब मानी गई है? भगत जी जैसे लोगों से मानी गई है ना, जिन्हें अपनी आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान होता है। तो इसमें आप ये बताएंगे सार्थकता कब है बाजार की, और सार्थकता किस में नहीं है। चौथा क्वेश्चन, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसको क्रय शक्ति को। इस रूप में एक प्रकार से सामाजिक समता की रचना कर रहा है। आप इसमें कहाँ तक सहमत हैं? तो बाजार में सभी जाति, धर्म, लिंग के लोग आते हैं, है ना। कोई ऐसा बंधा हुआ है कि बाजार में यही जाति जाएगा, ये धर्म के लोग जाएंगे? ऐसा नहीं है ना। बाजार एक सार्वजनिक स्थल है, वहाँ सभी जाति धर्म के लोग जा सकते हैं और वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु भी खरीद सकते हैं।
क्योंकि पैसा उनका है ना, कोई रोक टोक करेगा क्या? नहीं। बाजार एक ऐसी संस्था है जहाँ मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जाता है। वहाँ सभी ग्राहक का जाति, धर्म, लिंग नहीं देखा जाता। दुकानदार है, वो पूछता है कि आप कौन सी जाति से संबंध रखते हो, है ना, धर्म से संबंध रखते हो। उसको इससे मतलब नहीं है, उसको पैसे से मतलब है। बाजार में मनुष्य के पास एक चीज देखी जाती है, वह है उसकी क्रय शक्ति। वो कितना खर्च कर सकता है ये देखता है दुकानदार, है ना। यह है कि वह कितना पैसा किन चीजों में खरीदने में व्यय कर सकता है। जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग का न भेद रहने से बाजार सामाजिक समता का रचयिता कहा जा सकता है। लेकिन आर्थिक सामर्थ्य की दृष्टि से अमीर और गरीब ग्राहकों में यह भेदभाव पैदा हो जाता है। हम जाते हैं मार्केट में, क्या होता है, एक बहुत दिल से खरीदारी करता रहता है, दूसरा कम खरीदता है, तो वहाँ पे आर्थिक और अमीरी और गरीबी का भेदभाव हमें दिखाई देता है। जाति धर्म का नहीं दिखाई देगा, परंतु आर्थिक दृष्टि से गरीबी और अमीरी वहाँ पर हमें दिखाई देती है ना। आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग को उल्लेख करो। पहला, जब पैसा शक्ति के परिचारक के रूप में प्रतीत हुआ। तो मुंबई जैसे महानगर है, उसमें आप देखते हैं कि महंगी, वहाँ तो लाखों करोड़ों में बिकते हैं ना, पर अपन को पता नहीं रहता है कि वहाँ भारत में भी इतनी महंगी वस्तुएं मिलती है। आवश्यकता के हिसाब से और शहर के हिसाब से ही उसका जो रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो सामाजिक दृष्टि में उन लोगों की गिनती हो जाती है। जब पैसा शक्ति के परिचायक रूप में प्रतीत हुआ, मतलब आप घर को देखकर या उसके कपड़े को देखकर पहचान सकते हैं कि उसके पास कितना पैसा है, तो उसकी शक्ति का परिचायक के रूप में पैसा उभरता है। ठीक है। दूसरा, जब पैसे की कमी शक्ति काम नहीं आई। अब दूसरा, कुछ चीज ऐसी होती है जिसमें पैसा काम नहीं आता है। जब आदमी की मृत्यु होना है तो मृत्यु तय है, वहां पर पैसा काम नहीं आता है ना। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें। तो आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पैसा के शक्ति के रूप में उसका परिचय है, इसको आप बताएंगे। मैं एक उदाहरण बता रही हूँ। जैसे अमिताभ बच्चन है ना, वो पैसे की शक्ति से पहचाना जाता है, अपन दूर से पहचान सकते हैं। समाज में उनका एक अलग स्थान बन गया है, तो पैसे के कारण उनका परिचायक है। दूसरा पूछता है, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। तो एक उदाहरण पर ले सकते हैं, जैसे हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही है, उनको आतंकवादियों ने गोली मार दी, तब अपार धन दौलत होते हुए भी उन्हें हम पुनः जीवित नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हर जगह पैसे की शक्ति काम नहीं आती है। और एक ग्रुप में क्या होता है, पैसे के कारण ही व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है, अपनी शक्ति का रूप प्रदर्शित कर सकता है। तो पैसे का इसमें महत्व बताया गया है। एक ग्रुप में कहा गया है कि पैसे से सब खरीदा जा सकता है, उसकी पहचान बन सकती है। दूसरे आंसर में बता सक रहे हैं कि पैसे हर जगह काम नहीं आती है ना।